तो चलिए आज बात करते हैं उन चार बड़ी सभाओं की जिन्होंने बौद्ध धर्म के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ कोई आम बैठकें नहीं थी, नहीं, ये वो ऐतिहासिक मोड़ थे जिन्होंने एक दर्शन को दुनिया के एक बड़े धर्म में तब्दील कर दिया। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। अच्छा, तो इन सभाओं की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हम एक बहुत ही आसान सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे। इसे हम कह सकते हैं चार स्तंभ। मतलब हर काउंसिल के लिए हम चार चीजें देखेंगे। वो किस समय हुई, किस जगह पर हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, और हाँ, उसे किस राजा का संरक्षण या कहें तो पेट्रनेज मिला था। तो हमारा ये पूरा सफर चार हिस्सों में बटा होगा। पहले इन स्तंभों की बात करेंगे, फिर पहली दो काउंसिल्स देखेंगे, उसके बाद साम्राज्यों के दौर की काउंसिल्स और आखिर में पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए तो पहले सेक्शन पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहली दो काउंसिल से। सोचिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही कि उनकी शिक्षाओं को, उनकी बातों को भविष्य के लिए कैसे सहेजा जाए, और बस यही इन शुरुआती सभाओं का सबसे बड़ा मकसद था। तो कहानी शुरू होती है 483 ईसा पूर्व से। ये वो समय था जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ ही था, और एक डर था, एक खतरा था कि उनकी शिक्षाएं कहीं बिखर ना जाएं। इसीलिए उनके जो सबसे वरिष्ठ शिष्य थे, उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें एक साथ आना होगा। और यहीं पर देखिए हमारा वो चार स्तंभों वाला फ्रेमवर्क काम आता है। तो जगह थी राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, और संरक्षण दिया राजा अजातशत्रु ने। और मकसद एकदम साफ था, बुद्ध के उपदेशों यानी धम्म और जो मठ के नियम कानून थे यानी विनय, इन दोनों को एक जगह इकट्ठा करना, संकलित करना, ताकि वो अपने शुद्ध रूप में आगे बढ़ सकें। अब 100 साल बीत गए, और इन 100 सालों में जाहिर है मठवासी समुदाय के सामने नए सवाल, नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गईं। और यही वजह हमें सीधा ले आती हैं 383 ईसा पूर्व में, ठीक 100 साल बाद। हुआ ये था कि इस एक सदी में बौद्ध संघ के अंदर ना कुछ मठवासी नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए थे, और अब इन्हें सुलझाना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये दूसरी काउंसिल हुई वैशाली में। अध्यक्षता की सबा कामी ने, और राजा थे कालाशोक। यहां पर मठ के अनुशासन से जुड़े 10 विवादित पॉइंट्स पर बहस हुई। अब देखिए, मकसद तो था एकता बनाए रखना, लेकिन असल में यहीं से बौद्ध धर्म के दो बड़े स्कूलों, स्थविरवाद और महासांगिक, के बीच जो विभाजन हुआ ना, उसके बीच पड़ गए थे। अब हमारी कहानी एक नए दौर में दाखिल होती है। ये वो दौर था जब इन सभाओं पर, इन काउंसिल्स पर प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों का असर पड़ने वाला था। तो अब हम आ गए हैं 255 ईसा पूर्व में। ये मौर्य साम्राज्य का दौर था जब वो अपनी बुलंदी पर था, और ये वो वक्त भी था जब बौद्ध धर्म एक छोटे क्षेत्रीय आंदोलन से निकलकर एक शाही धर्म बनने की तरफ बढ़ रहा था। और फिर हुई तीसरी काउंसिल, जगह पाटलिपुत्र, और इस बार संरक्षण दिया सम्राट अशोक महान ने। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। इसकी अध्यक्षता की मोगलीपुत्त तिस्स ने। जानते हैं इसका मकसद क्या था? संघ में जो ऐसे लोग घुस आए थे जो गलत विचार फैला रहे थे, उन्हें बाहर करना। और यही वो काउंसिल थी जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर श्रीलंका और दुनिया के दूसरे देशों में फैलाने के लिए मिशनरीज भेजे। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं पहली शताब्दी ईस्वी में। इस समय तक बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुका था, और अब नए नए विचारों से उसका सामना हो रहा था। और अब बात चौथी और आखिरी काउंसिल की। ये हुई कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में, कुंडलवन में, यानी आज के कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की, और ये सभा ये महायान बौद्ध धर्म के उदय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहीं पर बौद्ध ग्रंथों पर बड़े बड़े भाष्य यानी कमेंट्रीज लिखी गईं, और बौद्ध दर्शन को एक बिल्कुल नई दिशा मिली। तो ये थी चारों काउंसिल्स, अलग अलग, लेकिन अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी कहानी हमें क्या बताती है। अगर हम इन काउंसिल्स की जगहों को एक नक्शे पर देखें ना, तो एक बड़ी दिलचस्प यात्रा नजर आती है। देखिए, ये राजगृह और वैशाली के शुरुआती सेंटर्स से शुरू होती है, फिर साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचती है, और आखिर में एकदम उत्तर में कुंडलवन तक जाती है। वैसे इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका भी है, RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन।
और ये देखिए, पूरी कहानी एक ही जगह पर। ये टेबल हमारे उन्हीं 4 स्तंभों यानी समय, स्थान, अध्यक्ष और शाही संरक्षण के आधार पर चारों काउंसिल्स का एक क्विक सारांश देती है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि कैसे समय के साथ जगह बदली, राजा बदले, और यही तो बौद्ध धर्म के विकास की पूरी कहानी है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स तो हो गए, लेकिन इन सब से परे असल सवाल तो ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों था? आखिर ये सभाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों थीं? तो आखिर में जैसा कि यहाँ लिखा है, ये 4 सभाएं सिर्फ बैठकें नहीं थीं। ये तो इतिहास के मील के पत्थर थे। सोचिए, यही वो मजबूत नींव थी जिसने बुद्ध की बातों को, उनके वचनों को सदियों तक संभाले रखा और एक मौखिक परंपरा को दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक बनने का रास्ता दिखाया। इन्हीं सभाओं ने ये पक्का किया कि धम्म का पहिया हमेशा घूमता रहे।